मैं आपका मेरे चैनल सिबलिंग स्टडी पे। आज मैं आपके लिए दूसरी वीडियो ले आई हूँ जिसमें मैं आपको सारे मॉडल पढ़ाऊंगी एटम से रिलेटेड। तो चलिए, मैंने आपको बता दिया था कि एटम एक इंडिविजिबल पार्टिकल नहीं था। डेल्टन एटॉमिक थ्योरी में उन्होंने बोला था, डेल्टन ने, कि ये एटम जो होता है वो इंडिविजिबल पार्टिकल होता है। लेकिन आगे जाके पता चली कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब प्रोटॉन, ये सारी डिस्कवरी हुई, तो ये पता लग गया कि जो एटम होता है उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों होते हैं। तो फिर लेकिन अब बात आती थी कि ये अरेंज कैसे होते हैं एटम के अंदर। तो फिर थॉमसन, जो जे थॉमसन थे, इनका पूरा नाम जे थॉमसन है, इन्होंने एक मॉडल दिया, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। उन्होंने ये कहा कि जो ये मॉडल कब दिया था, 1898 में। वो पहले थे जिन्होंने एटम के ऊपर मॉडल दिया था। तो उन्होंने कहा था कि एटम जो होता है वो एक स्फीयर होता है, गोल साइज में होता है, और उसकी जो उसमें पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी हमेशा होती है। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो जगह जगह होते हैं, जगह जगह इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन है हमारे नेगेटिव साइन वाले, और ये जो स्फीयर है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी है इसके अंदर। इस रदरफोर्ड मॉडल के बाद पहले दिया गया था, और ये थॉमसन मॉडल ऑफ एटम कहता था कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इवनली और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं पूरे एटम के अंदर, और ये लेस यूनिफॉर्मली होते हैं। तो इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा गया था, प्लम पुडिंग मॉडल। और इसका दूसरा नाम था रेजिन पुडिंग मॉडल, और इसका तीसरा नाम था वाटरमेलन मॉडल। क्योंकि देखा है ना, वाटरमेलन तरबूज के अंदर सारे बीज जो होते हैं वो सारे ऐसे इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, बीच में ज़्यादा, साइड से कम। ऐसे ही इन्होंने मॉडल दिया था एटम के अंदर कि इलेक्ट्रॉन ऐसे ही, जैसे वाटरमेलन के अंदर बीज होते हैं, जैसे प्लम पुडिंग जो होती है उसके अंदर रेजिन पुडिंग जो होती है, वैसे ही उन्होंने ये मॉडल दिया था। और उन्होंने कहा था, ये जो इस मॉडल में कहा गया था कि जो मास होता है एटम का वो पूरे एटम, इंटायर एटम के अंदर स्प्रेड होता है। ऐसा नहीं कि यहाँ के हिस्से का मास ज़्यादा होगा, यहाँ के हिस्से का कम होगा, नहीं। उन्होंने कहा था पूरा जो एटम होता है उसका मास हर जगह इक्वल होता है। तो इस मॉडल को इन्होंने इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो बता दी थी कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इसलिए ये स्टेबल है। लेकिन ये एक्सप्लेन करने में फेल हो गए थे रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को। इसकी लिमिटेशन क्या थी? तो इस मॉडल की लिमिटेशन थी कि ये फेल हो गए थे, फेल टू एक्सप्लेन रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट दिया था उस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग ये एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, इसलिए इनका ये मॉडल फेल हो गया था। तो अब पढ़ते हैं रदरफोर्ड का कौन सा मॉडल था। रदरफोर्ड ने 1911 में एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको थॉमसन मॉडल का डाउनफॉल कहा गया था। इस एक्सपेरिमेंट की वजह से ही थॉमसन का जो मॉडल था वो फेल हो गया था। तो देखते हैं इन्होंने इस मॉडल में क्या किया था। तो इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने 2-3 चीज़ों का इस्तेमाल किया था। पहला था थिन शीट ऑफ गोल्ड। इन्होंने एक बहुत ही पतली सी शीट ली थी गोल्ड की। इसकी थिकनेस भी हमें दे रखी है। इसकी जो थिकनेस थी वो अबाउट टू, ये साइन अबाउट टू का होता है, अबाउट टू 100 नैनोमीटर थी, जो कितना होता है 10⁻⁻5 सेंटीमीटर के बराबर। इतनी छोटी, इतनी पतली परत ली थी शीट की, अल्फ़ा पार्टिकल्स की। अल्फ़ा का साइन है, ऐसा ही बनता है अल्फ़ा में। तो फिर इस शीट को उन्होंने इस्तेमाल किया था, और ये पार्टिकल्स जो उन्होंने नैरो बीम में ऑब्जर्व किए थे वो स्लिट हुए थे लीड प्लेट पे। इन्होंने लीड प्लेट का भी इस्तेमाल किया था। और इन्होंने और कौन सी चीज़ का इस्तेमाल किया था? ये 2 चीज़ें, और तीसरी इन्होंने जो चीज़ ली थी वो थी फ्लोरेसेंट कोटेड स्क्रीन, जिंक सल्फाइड की इन्होंने एक स्क्रीन ली थी, फ्लोरेसेंट स्क्रीन। जिसपे कि सर्कुलर स्क्रीन थी ये पूरी, जो कि जिंक सल्फाइड की थी। तो फिर पहले तो ये समझते हैं अल्फ़ा रेज होती क्या है, अल्फ़ा पार्टिकल्स। तो अल्फ़ा पार्टिकल्स होती हैं, उनका मास हमें दे रखा होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है इनका। इन पर चार्ज भी +2 होता है, और इनकी वेलोसिटी भी ज़्यादा होती है, लाइट से कम होती है, 10 पे भाग जितनी वेलोसिटी इनकी होती है। तो चलिए देखते हैं कि आगे इनके पूरे मॉडल इन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट किया था। देखो, ये है उसका पूरा स्ट्रक्चर। रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो इन्होंने प्लेसअप किया था इस सारी चीज़ों का, वो ऐसे किया था। एक फॉइल ली थी जो कि
ये देखो, ये थिन गोल्ड फॉइल ली थी और ये सर्कुलर फ्लोरेसेंट स्क्रीन ली थी जो कि जिंक सल्फाइड से कोटेड थी। तो इस फॉइल से उन्होंने डिटेक्ट किया था डिफ्लेक्शन, जो कि अल्फा पार्टिकल्स के द्वारा शो किया जाता है। तो जब हमने अल्फा पार्टिकल्स ये सोर्स लिया था अल्फा पार्टिकल का, जब हमने इसे बीम किया था तो इसलिए सिस्टम लगाया था। इससे टिनी फ्लैश जब आ रही थी स्क्रीन के ऊपर, तो इसमें हमने देखा गोल्ड फॉइल से टकराने के बाद ये बहुत सारी रेडिएशन इसमें से बहुत सारी एटम्स थे जो कि इनके रिफ्लेक्शन बहुत जगह शो हुए। तो इस ऑब्जर्वेशन को थॉमसन मॉडल नहीं एक्सप्लेन कर पाया था। अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग ये था कि जो मास होता है वो चार्ज और मास पूरे एटम के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो सारी जगह मास इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इसमें तो अलग अलग एंगल्स पे आ रहे थे, तो ऐसे कैसे हो सकता है, एक ही एंगल पे आना चाहिए था और इसमें तो कोई एंगल बनना ही नहीं चाहिए था जब वो यूनिफॉर्म थी। लेकिन इस मॉडल के बेसिस पे जब ये एक्सपेक्ट किया गया कि जो अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं वो जब पास हो रहे हैं फॉइल के अंदर, तो उनमें अलग से वीक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है और ये बहुत ही कम ओनली स्लाइड डिफ्लेक्शन शो कर रही है, बहुत ही छोटे छोटे डिफ्लेक्शन इन्हें शो करने को मिले। जब इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया अल्फा पार्टिकल्स रिफ्लेक्शन एक्सपेरिमेंट का, तो उन्होंने ये पाया कि सॉलिड जो गोल्ड फॉइल है वो बहुत सारी लेयर से होती है। तो इसमें इंडिविजुअल जो एटम होता है, इसमें एक एक जो एटम होता है जो एक दूसरे को टच किए हुए हैं, वो बहुत ही हार्डली एनी एम्प्टी स्पेस होता है इनके बीच में। तो रुक जाओ, मैं इसका बिल्कुल क्लियर डायग्राम आपको बना के दिखाती हूँ। देखो ये हमारी थिन गोल्ड फॉइल है। इसके अंदर इतने सारे एटम है, वो बहुत सारे एक दूसरे से ऑलमोस्ट चिपके हुए हैं। इनके बीच में बहुत ही कम एम्प्टी स्पेस होता है जो गोल्ड फॉइल हमने ली थी उसके अंदर। तो रदरफोर्ड ने ये देखा कि जो अल्फा पार्टिकल जो भी स्ट्राइक कर रहे थे इस गोल्ड फॉइल के ऊपर, तो ज़्यादातर ये पास कर रहे थे एटम से। तो इससे ये पता चला कि जो ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल थे वो अनडिफ्लेक्टेड हो रहे थे। देखो ये अल्फा रेस जा रही हैं, वो सीधे सीधे निकल जा रही हैं, तो इसका मतलब बीच में कुछ है ही नहीं, तभी तो ये अनडिफ्लेक्टेड हो रही हैं। और जब बीच के साइड से ये न्यूक्लियस के साइड से जाती थी तो इनमें बहुत छोटा सा फर्क आ जाता था, और अगर ये बिल्कुल न्यूक्लियस पे स्ट्राइक करती थी तो एकदम लौट के आ जाती थी। तो इससे पता चला था कि बीच में मास है, तभी तो ये डिफ्लेक्ट कर रही है, नहीं तो ये तो सीधे सीधे चली जानी चाहिए थी इनकी तरह। तो इससे ये पता चला कि जो अल्फा पार्टिकल है वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट क्यों हो रहे थे, क्योंकि जो दैट इसके ऑब्जर्वेशन क्या थे, दैट मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। इससे ही पता चला ज़्यादा का जो एटम होता है वो एम्प्टी होता है। लेकिन जो थॉमसन ने दिया था उसने तो कहा था इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो इसी वजह से वो फेल हो गया, क्योंकि वो ये प्रूव नहीं कर पाया कि इसमें डिफ्लेक्शन आ कैसे गए। अनडिफ्लेक्टेड रहना चाहिए था उसके मॉडल के अकॉर्डिंग। तो पर हमने जब ये रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़ा तो इसमें पता चला कि ये डिफ्लेक्टेड नहीं है। ये बहुत सारे एंगल ऐसे भी हैं जो कि अनडिफ्लेक्टेड है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि स्मॉल एंगल डिफ्लेक्शन करते हैं, बहुत कम ऐसे हैं जो लार्ज ज़्यादा है। तो इससे ये पता चला बहुत कम मास है और जो कि बीच में है। तो इससे अल्फा पार्टिकल ने जब ये अल्फा पार्टिकल जो होती हैं वो पॉजिटिवली होती हैं, तो पॉजिटिव से पॉजिटिव ही तो रिपेल करता है, तभी तो यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज होगा तभी तो ये रिपेल करके आ रही हैं। पॉजिटिव से पॉजिटिव तो रिपेल करता है, और अगर यहाँ सीधे सीधे जा रही है तो इसका मतलब यहाँ कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है। और थॉमसन ने कहा था हर जगह पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन ये गलत प्रूव हो गया ना। इससे ही तो पता चल गया कि देखो पॉजिटिव से पॉजिटिव रिपेल करके तभी तो एंगल में रिफ्लेक्शन आ रही है। तो इससे पता चला कि जो मास है वो हैवी पॉजिटिवली चार्ज सेंटर का है, मतलब बीच में कुछ पॉजिटिवली चार्ज है, तभी तो ये डिफ्लेक्शन शो कर रही है। इससे पता चला जो हैवी पॉजिटिव सेंटर होता है इनके बीच में, हैवी पॉजिटिव सेंटर। ये सारे ऑब्जर्वेशन हैं जो भी मैं लिख रही हूँ। और इस हैवी पॉजिटिव सेंटर को रदरफोर्ड ने क्या नाम दे दिया, न्यूक्लियस। अब इन्होंने तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या किया, जो अल्फा पार्टिकल थे वो हेड ऑन कॉलिजन कर रहे थे हैवी पॉजिटिव सेंटर से, लेकिन बहुत सारे ऐसे थे जो लार्ज एंगल्स पे डिफ्लेक्टेड कर रहे थे, तो बीच में कुछ मास है, ये तो हमने पता लगा लिया कि हैवी पॉजिटिव सेंटर है। लेकिन इनका पार्टिकल का जो अल्फा पार्टिकल थे वो बहुत ही स्मॉल नंबर ऑफ पार्टिकल थे जो कि रिफ्लेक्ट करवा रहे थे। तो इसका मतलब है द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द हैवी पॉजिटिव सेंटर मस्ट बी वेरी स्मॉल, क्योंकि ये बहुत ही छोटे जगह होगा ना, तभी तो इतने कम पार्टिकल्स हैं जो डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। नहीं तो सारे करने चाहिए थे, कुछ बहुत ही छोटा है, एक आदि कर पा रहा था। इनकी इतनी कम जनसंख्या, मतलब बहुत ही कम नंबर से ये डिफ्लेक्ट कर रहे थे। कितने कम कर रहे थे, तो पहले ये लिखते हैं इसका तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या था, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द हैवी पॉजिटिव center must be very small, बहुत ही कम सेंटर है जो हैवी पॉजिटिवली चार्ज है। और इन्होंने चौथा ऑब्जर्वेशन ये किया था कि जो अल्फा पार्टिकल है वो नियरली 99% अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल से नियरली 99% पास हो जा रहे थे अनडिफ्लेक्टेड, मतलब बिल्कुल भी कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, सीधी की सीधी वो चली जा रही थी, बीच में जैसे कुछ है ही नहीं। तो इसका मतलब है कि 1% है जो कि हैवी पॉजिटिव चार्ज एटम के अंदर होता है। और फिर बाद में इन्होंने और ऑब्जर्वेशन क्या दिया कि सम ऑफ द
अल्फ़ा पार्टिकल्स, कुछ अल्फ़ा पार्टिकल ऐसे थे जो कि शो कर रहे थे स्मॉल एंगल डिफ्लेक्शन, बहुत ही छोटे एंगल के डिफ्लेक्शन से शो कर रहे थे। देखो अगर मैं ये रे फेंक रही हूँ किसी के ऊपर, ये एटम है, इसके यहाँ पे है, अगर ये बिल्कुल साइड से निकल जा रहा है तो इस पर बहुत ही कम असर पड़ रहा है ना, तो इसलिए तो ये स्मॉल एंगल से कर रहे हैं। अगर ये बीच में करता है, बीच में से डायरेक्ट, तो बहुत बड़ा एंगल से ये डिफ्लेक्ट करता है, लेकिन ये तो बहुत कम एंगल से डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये बहुत सारे सम ऑफ द सम अल्फा पार्टिकल्स सो स्मॉल एंगल डिफ्लेक्शन। और इन्होंने जो ऑब्जर्वेशन किया था वो था कि अब वेरी फ्यू, बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स, देखो नंबर भी दिया है 1 in 20,000, 20,000 अगर मैंने अल्फा पार्टिकल फेंके हैं तो उनमें से बस एक ही है जो कि बहुत आइदर सो वेरी लार्ज एंगल डिफ्लेक्शन, बहुत ज़्यादा एंगल से डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, या फिर और वर एक्चुअली रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द पाथ। इससे समझ रहे हो ये लाइन क्या बोल रही है? इससे ये पता चल रही है कि बहुत ही कम, मतलब 20,000 में से एक, जैसे कि मैंने इसमें बहुत सारी 20,000 फेंके, उनमें से एक है जो कि या तो बिल्कुल लार्ज एंगल से ऐसे करके बिल्कुल ही टेढ़ी चली जा रही है, ऐसे करके इतने बड़े एंगल से डिफ्लेक्ट कर जा रही है, तो या फिर एक ऐसी है जो कि वापस लौट जा रही है, ऐसे जा रही है और फिर वापस लौट जा रही है, बिल्कुल ही रिफ्लेक्ट हो जा रही है। अगर मैं किसी कंचे फेंक दूँ तो वो डायरेक्ट वापस ही तो आ जाता है अपने पास। अगर मैं उसे थोड़ा साइड से फेंकूँ तो वो थोड़ी ज़्यादा एंगल पे तो करता है, और मैं उसके बगल से निकाल दूँ तो वो बिल्कुल रिफ्लेक्ट नहीं करता है, बिल्कुल सीधा का सीधा चला जाता है। तो इसमें भी यही केस था। अब समझ आया कुछ? तो ये तो हाँ हमारा रदरफोर्ड न्यूक्लियर एटम का न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। तो ये तो इसमें आपको एक बात पता चल गई, जो हैवी पॉजिटिव सेंटर था उसका नाम न्यूक्लियस रख दिया था, जो साइज़ होता है न्यूक्लियस का वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल बताया गया था, तो जो कि एज़ कम्पेयर टू द साइज़ ऑफ एटम, एटम से कंपेयर में तो न्यूक्लियस का साइज़ मतलब कुछ है ही नहीं, इतना कम होता है। रेडियस दी थी हमें न्यूक्लियस की, रेडियस निकाली इससे हमने न्यूक्लियस की, देखो रेडियस कितनी कम निकली है न्यूक्लियस की, 10⁻⁻15 मीटर, कितनी छोटी रेडियस है इसकी। तो फिर एटम की बल्कि रेडियस क्या होती है, रेडियस ऑफ एटम 10⁻⁻10 में। तो देखा एटम कितना छोटा है, उससे कितनी ज़्यादा छोटी है न्यूक्लियस की रेडियस, कुछ ज़्यादा ही छोटी है, बहुत ज़्यादा फर्क कर रहा है इससे। तो यही पता चलिए न्यूक्लियस जो होती है वो बहुत ही कम जगह घेरती है, और जो पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस का वो किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन की वजह से। तो अभी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि प्रोटॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस में होते हैं, इसलिए जो पॉजिटिवली चार्ज करते हैं, ये एटम है, ये बीच में ये न्यूक्लियस है, तो इसमें प्रोटॉन होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तभी तो ये डिफ्लेक्ट कर रहा था, पॉजिटिव से पॉजिटिव रिपेल कर रहा था। ये प्रोटॉन है, ये इसका न्यूक्लियस है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी आपके हिसाब से ये है, अभी आगे जाके आपको और पता चलेगा कि ऐसा होता नहीं है, न्यूक्लियस ऐसे नहीं होता, ना इलेक्ट्रॉन ऐसे होता, अभी आपको और पता चलेगा। और ये भी बताया गया था कि जो न्यूक्लियस होता है वो सराउंडेड होता है इलेक्ट्रॉन से, और रिवॉल्व करता रहता है, बहुत ही तेज स्पीड से वो रिवॉल्व करता रहता है एटम के अराउंड। लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इन दोनों के बीच में, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा मेंटेन किया जाता है। मैं आपको बताती हूँ, देखो ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिवली चार्ज है, ये बहुत तेज़ी से घूमता रहता है, बहुत तेज़ी से घूमता रहता है, ऐसे करके बहुत स्पीड से घूमता रहता है। और ये फिर आप कहोगे कि ये तो घूमता रहता है, ऐसे कैसे घूम लेता है, क्योंकि इसका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपने पढ़ रखा होगा, जो सेंट्रीपीटल की बिल्कुल अपोजिट जो फोर्स होता है, सेंट्रीपीटल जो अंदर की साइड लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल जो बाहर की साइड लग रहा है, तो इन दोनों की वजह से ये पूरा एटम जो है वो बैलेंस हो जाता है। इस मॉडल में ये कह दिया गया था, है ना। और क्या कहा था कि इस मॉडल में जो टोटल नेगेटिवली चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का, वो इक्वल होता है पॉजिटिवली चार्ज है, जो पॉजिटिवली चार्ज है वो इक्वल है नेगेटिव चार्ज के, इसलिए ये एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है, इसलिए इस एटम में कोई चार्ज होता ही नहीं है। और जो स्पेस होता है, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी, ये सारी स्पेस एम्प्टी हो जाती है। तो न्यूक्लियर के जो मॉडल जब हमने सोलर सिस्टम से कंपेयर भी किया गया था, रदरफोर्ड ने इसका जो न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम था उसे सोलर सिस्टम से कंपेयर करके बताया था। इन्होंने कहा था जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के जस्ट सेम वे में घूमते हैं जैसे प्लैनेट्स घूमते हैं सन के अराउंड। ड्यू टू दिस कंपेरिजन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स आर समटाइम्स कॉल्ड, इसलिए इन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स को क्या कह दिया जाता है, प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इन्हें किससे कंपेयर किया गया था, प्लैनेट से। तो ये बात भी ध्यान रखना, किससे कंपेयर किया गया था, प्लैनेट से, इसलिए इनका नाम प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन्स रख दिया गया था। और इस रदरफोर्ड न्यूक्लियर ऑफ एटम को प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम भी कह देते हैं। तो इसका दूसरा नाम रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम का पूछे तो प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब ये तो रही रदरफोर्ड मॉडल की बात, अब ये भी तो देखा गया कि फेलर क्या थी रदरफोर्ड मॉडल की। अगर रदरफोर्ड मॉडल
दिया था तो उसकी भी फेलियर हो गई। क्यों हो गई भाई? उसने सही तो दिया था और कुछ सारी चीज़ तो क्लियर थी। नहीं, सब चीज़ें क्लियर नहीं थी। अभी इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो रदरफोर्ड ने फेलियर क्या थी? रदरफोर्ड मॉडल failed to explain stability of atom। स्टेबिलिटी नहीं बता पाए थे एटम कैसे स्टेबल रहता है। उन्होंने कह दिया था पॉजिटिव न्यूक्लियर के बराबर, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो घूमते रहते हैं। भाई ऐसे कैसे घूमते रहते हैं? कुछ तो होता होगा। ये घूमते ऐसे रहते, तो फिर एक दिन तो इन्होंने जब रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स है वो घूमते रहते हैं, इसका मतलब तो ये हुआ इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेलरेशन करते रहते होंगे, घूम रहे हैं तो कुछ तो एक्सेलरेशन होता होगा इनके बीच में, तभी तो ये घूमते हैं। ये न्यूक्लियस है, तो इसका मतलब तो ये हुआ ये इलेक्ट्रॉन है, ये घूमते रहते होंगे। भाई इलेक्ट्रॉन घूमता रहता होगा, इसमें एक्सेलरेशन होता रहता होगा ना, तभी तो ये घूम रहा होगा। तो ऐसा तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये जो घूमता 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 इसका एक्सेलरेशन जैसे जैसे कम होता जाएगा, ऑल द टाइम ये एक्सेलरेशन में रहेगा। तो जैसे इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल्स है तो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं ऑर्बिट में वो कंटिन्यूसली रेडिएशन भी एमिट करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग, इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग अगर वो रेडिएशन करेंगे एमिट, तो इसके जो रिजल्ट क्या होगा, वो नो लॉन्गर विल बी विद स्टैंड टू अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द न्यूक्लियस। मतलब कि जो अट्रैक्टिव फोर्स है न्यूक्लियस का वो तो ज़्यादा हो जाएगा, और ये दिन पे दिन नहीं, बहुत ही कम टाइम में ये बहुत पास आ जाएंगे, और एक दूसरे में ये तो फाइनली न्यूक्लियस में गिर जाएगा, और ये स्पाइरल पाथ में हो जाएंगे, ये एटम बिल्कुल कॉलेप्स हो जाएगा। नेगेटिव से पॉजिटिवली हो जाएगा तो ये तो बिल्कुल ही न्यूट्रल हो जाएगा। नेगेटिव को पॉजिटिव में कर दिया तो ये तो कॉलेप्स हो जाएगा, एटम तो रहेगा ही नहीं। बट हम तो जानते हैं कि एटम स्टेबल होता है, तभी तो मैटर एग्जिस्ट करता है। यही तो नहीं बता पाए रदरफोर्ड, इसलिए रदरफोर्ड मॉडल फेल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, तो उसका मतलब इनमें एक्सीलरेशन होता है। तो एक्सीलरेशन के अकॉर्डिंग तो ये घूमते घूमते किसी दिन न्यूक्लियस के अंदर टकरा जाएंगे और एटम खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो कभी होता नहीं है कि एटम खत्म हो जाए, अपने आप कोई चीज़ रखी रखी खत्म हो जाती है या नहीं होती। और ना ही रदरफोर्ड ये बता पाए थे कि जो रदर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एग्जैक्टली एटम में होते कैसे हैं, कहाँ पे होते हैं, या बीच में होते हैं या साइड से होते हैं, या फिर कौन सी एनर्जी होती है जो घुमाती रहती है और कितनी एनर्जी पे ये घूमते हैं। तो इसका मतलब वो कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। रदरफोर्ड मॉडल ऑल्सो फेल टू एक्सप्लेन द एक्सिस्टेंस ऑफ सर्टेन डेफिनेट लाइन्स इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अभी ये चीज़ आपके में आई नहीं है, आगे 11th में पढ़ोगे आप। 11th में भी ऐसा ही सेम चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें आप ये सब पढ़ोगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। अगली वीडियो में मैं आपको डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पढ़ाऊंगी कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई और बाद में बोर मॉडल ऑफ एटम कैसे आया। तो